स्वागत है आप सभी का सप्ताहनी कोचिंग इंस्टीट्यूट की लाइव क्लासेस में। मैं संदीप गौर, फैकल्टी ऑफ सप्ताहनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्वागत करता हूं हमारे सभी विद्यार्थियों का, हमारे सभी दोस्तों का, हमारे सभी मित्रों का हिंदी व्याकरण की इस दूसरी लाइव क्लासेस में। लास्ट क्लास में दोस्तों हमने हिंदी भाषा और व्याकरण के सामान्य परिचय वाले टॉपिक पर वार्ता प्रारंभ की थी और जो टॉपिक हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था वह था आपका हिंदी भाषा का ऐतिहासिक दृष्टिकोण। जी हाँ दोस्तों, हम पढ़ रहे थे हिंदी भाषा का विकास क्रम। हिंदी भाषा का विकास क्रम। दोस्तों हिंदी भाषा के विकास क्रम को मैंने आपको बताया था कि हिंदी भाषा के विकास क्रम को हम 3 दृष्टिकोण से पढ़ेंगे, जिसमें पहला दृष्टिकोण था हमारा ऐतिहासिक दृष्टिकोण, दूसरा मैंने आपको बताया था वह था आपका भौगोलिक दृष्टिकोण और तीसरा था हमारा आपका संवैधानिक या राजनीतिक दृष्टिकोण। एक दृष्टिकोण हम कंप्लीट कर चुके थे, हिंदी भाषा के ऐतिहासिक दृष्टिकोण। और हिंदी भाषा के ऐतिहासिक दृष्टिकोण का मतलब ये होता है कि हिंदी भाषा का इतिहास कैसे रहा है, हिंदी भाषा कहाँ से आई है। आज हम दूसरा दृष्टिकोण देखने वाले हैं, वह है दोस्तों हिंदी भाषा का भौगोलिक दृष्टिकोण। हिंदी भाषा का भौगोलिक दृष्टिकोण। अब हिंदी भाषा के भौगोलिक दृष्टिकोण की हम बात करें तो दोस्तों जो हिंदी भाषा है वह मध्य देशी भाषा है। हिंदी जो भाषा है वह मध्य देशीय भाषा है। मध्य देशी भाषा का मतलब है भारत के मध्य भाग में बोली जाती है। भारत के मध्य भाग में यह भाषा बोली जाती है। दोस्तों यहाँ पर मध्य भाग का मतलब यह नहीं है कि आप भारत के नक्शे में जाएंगे और सिर्फ सेंट्रल जोन को यहाँ पर आप मध्य भाग कहेंगे। मध्य भाग का ये मतलब होता है कि आप इस मध्य भाग के पश्चिम की ओर चले जाइए, पूर्वी की ओर चले जाइए, सिर्फ उत्तर पूर्वी राज्यों को छोड़कर अधिकांश राज्यों में जिस भाषा का प्रयोग होता है, जो भाषा बोली जाती है वह होती है दोस्तों हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा मध्य देशी भाषा है। मध्य देशी का मतलब होता है देश के मध्य भाग में बोली जाती है और मध्य भाग का मतलब यहाँ पर सेंट्रल जोन से नहीं है। मध्य भाग का मतलब यहाँ पर दोस्तों गंगा यमुना का जो मैदानी क्षेत्र है, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। तो गंगा यमुना का जो मैदानी क्षेत्र है या जिसे मैं मध्य भाग की संज्ञा दे रहा हूँ, इसी भाग में हिंदी भाषा बहुतायत से बोली जाती है। कई बार आपके एग्जाम में एक जीके में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी राजभाषा हिंदी है। जी हाँ दोस्तों, भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जहाँ पर हिंदी भाषा प्रचलन में है। ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ दोस्तों 7, 8, 9 और 10। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट कि भारत के कितने राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है। ऑप्शन आपके सामने है 7, 8, 9 और 10। बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि हिंदी भारत के कितने राज्यों में बोली जाती है। तो यहाँ पर जो लोग 9 आंसर दे रहे हैं या 10 आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग 7 या 8 कह रहे हैं, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा 9। जी हाँ दोस्तों, हिंदी भाषा भारत के 9 राज्यों में बोली जाती है। हिंदी भाषा भारत के 9 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बोली जाती है। 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बोली जाती है। तो भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदी भाषा बोली जाती है या हिंदी भाषा उन राज्यों की जो राजभाषा है वह हिंदी है और साथ ही साथ 2 केंद्र शासित प्रदेशों के बीच जो राजभाषा है वह हिंदी है, अर्थात वहां पर हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है कि वह 9 राज्य कौन कौन से हैं, तो उसमें आपका दोस्तों नाम आएगा मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा
राजस्थान, चौथा बिहार, पांचवा उत्तर प्रदेश, छठवा झारखंड, सातवा उत्तराखंड, आठवा हरियाणा और 9वें नंबर पे आएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, तो ये भारत के वो 9 राज्य हैं जिनकी राजभाषा हिंदी है। दोस्तों ये राजभाषा शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूँ बार बार, ये राजभाषा शब्द क्या होती है आगे हम थोड़ी देर से चर्चा करेंगे राजभाषा पर कि राजभाषा क्या होती है। तो हम बात करेंगे भारत के 9 राज्य हैं जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का नाम है। इन 9 राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है या इन 9 राज्यों की जो राजभाषा है वह है आपकी दोस्तों हिंदी। अब 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो दोस्तों 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कमेंट बॉक्स में बताइए कि 2 ऐसे कौन से केंद्र शासित या यूनियन टेरिटरी हैं जहां पर हिंदी भाषा बोली जाती है अर्थात जिनकी राजभाषा हिंदी है। वह कौन कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी राजभाषा हिंदी है? तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो दिल्ली होगा। दिल्ली ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजभाषा हिंदी है। और एक आपने नाम सुना है दोस्तों अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों की राजभाषा हिंदी है और इन 9 राज्यों की राजभाषा भी आपकी हिंदी है। तो ये हमने भौगोलिक दृष्टिकोण की बात की। तो भौगोलिक दृष्टिकोण में हमने यह देखा कि जो हिंदी भाषा है वह मध्य देशी भाषा है। मध्य देशी का मतलब होता है भारत के मध्य भाग में बोली जाती है और मध्य भाग का मतलब यहाँ पर सेंट्रल जोन नहीं है। मध्य भाग का मतलब है आप पश्चिम तक चले जाइए, इस दिशा में आप पूर्व तक चले जाइए, सिर्फ उत्तर पूर्वी राज्यों को छोड़कर इन 9 राज्यों में जिसे हम मध्य देशी राज्य कह रहे हैं, मध्य देशी भाग कह रहे हैं या इसे हम गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र कह रहे हैं। इस गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र वाले जो राज्य हैं इनमें हिंदी भाषा राजभाषा है और 2 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इनकी भी राजभाषा हिंदी है। तो पहला हिंदी भाषा के विकास क्रम में हमने चर्चा की थी उसके ऐतिहासिक दृष्टिकोण की। अगली हमने आज जो चर्चा की है वह है आपकी भौगोलिक दृष्टिकोण। लास्ट और अंतिम जो दृष्टिकोण हम अब देखने वाले हैं दोस्तों वह होगा हिंदी भाषा के विकास क्रम का संवैधानिक या राजनीतिक दृष्टिकोण। जी हाँ दोस्तों, तो अगला जो आपके पास दृष्टिकोण लास्ट अंतिम तीसरा आने वाला है वह आपका है संवैधानिक दृष्टिकोण। संवैधानिक दृष्टिकोण दोस्तों हिंदी भाषा के यदि संवैधानिक दृष्टिकोण में बात करूं, राजनीतिक दृष्टिकोण की बात करूं, तो मुझे बताइए संविधान सभा में हिंदी को कहां-कहां दर्जा दिया गया है और किस प्रकार दर्जा दिया गया है। तो आपने देखा होगा कि भारत के संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं और 12 अनुसूचियों में से मुझे कमेंट बॉक्स में अभी बताइए कि किस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। जी हाँ दोस्तों, संवैधानिक दृष्टिकोण में हमें ये जानना जरूरी है कि भारत की 12 अनुसूचियों में से किस अनुसूची में हिंदी भाषा का जिक्र हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर आएगा कि भारत के संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, जी दोस्तों भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है और इस अनुसूची में भी पूछ लिया जाता है कितनी भारतीय भाषाओं का उल्लेख है, तो 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख है और इन्हीं भारतीय भाषाओं में से एक भाषा हमें कौन सी मिलती है, हिंदी भाषा मिलती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं में से एक भाषा जो हमें मिलती है, जिस भाषा का जिक्र किया गया है वह है आपका हिंदी। इसके अलावा भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का भी दर्जा दिया गया है दोस्तों।
इसके अलावा यदि हम बात करें हिंदी भाषा, तो भारतीय संविधान में राजभाषा का भी दर्जा दिया गया है। दोस्तों, राजभाषा क्या होती है और इससे जुड़े कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर आने वाले समय में कौन कौन से प्रश्न आने की संभावना है, सब पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि राजभाषा, तो राजभाषा का मतलब होता है कि किसी भी राज्य के प्रशासन को चलाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है या सरकारी कामकाज जिस भाषा में किए जाते हैं वह भाषा कहलाती है राजभाषा। ठीक है ना दोस्तों। तो राजभाषा हमारी कौन सी संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है और इसका जिक्र अध्याय 17 में किया गया है। अध्याय 17 में किया गया है। और इस अध्याय 17 में भी यदि आपसे अनुच्छेद पूछा जाए कि अध्याय 17 के किस अनुच्छेद में हिंदी से संबंधित प्रमुख प्रावधान दिए गए हैं, तो वह है दोस्तों अनुच्छेद 343 से 351। यह दोस्तों आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 343 से 351 तक हिंदी की राजभाषा से संबंधित सभी प्रावधान दिए गए हैं। अब दोस्तों बात आती है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों यदि हिंदी दिवस की बात करें तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों 14 सितंबर को। अब बात आती है कि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। तो 14 सितंबर सन 1949, या दोस्तों 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इसी कारण 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब यहीं पर यदि मैं आपसे बात कहूं कि अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर होगा अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस की हम बात करें तो अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, और यह मनाया जा रहा है दोस्तों सन 2006 से। जी हाँ दोस्तों, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए इंटरनेशनल लेवल पर अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि हर 3 साल में विश्व में हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। हिंदी सम्मेलन के आयोजन करने का उद्देश्य यही होता है कि हिंदी भाषा का विकास करना, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना। अब राजभाषा की यदि हमने बात की कि भाई हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, तो दोस्तों एक महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का सबसे पहला जो प्रस्ताव दिया था वह किसने दिया था। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रश्न ध्यान से सुनिए कि हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव भारतीय संविधान में सबसे पहले किस व्यक्ति ने दिया था। तो यहाँ पर आंसर आएगा कि हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव सबसे पहले गोपाल स्वामी अयंगर के द्वारा दिया गया था। जी दोस्तों, भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव सबसे पहले गोपाल स्वामी अयंगर के द्वारा दिया गया था। और एक और बात कि राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ। जी हाँ दोस्तों, राजभाषा आयोग का गठन यदि आपसे पूछा जाए, राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। यदि इसका भी आंसर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि राजभाषा से संबंधित ऑफिशियल लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज का जो कमीशन है वो कब ऑर्गेनाइज्ड हुआ था, या राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था। दोस्तों, राजभाषा आयोग का गठन हुआ था 7 जून 1955 को 1955 को। और इस राजभाषा आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष थे, इस राजभाषा आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष थे
वह थे दोस्तों बीजी खेर। क्या दोस्तों? बीजी खेर। इसके प्रथम अध्यक्ष थे बीजी खेर, अर्थात पूरा इनका नाम है दोस्तों बाल गंगाधर खेर। जी हाँ दोस्तों, राजभाषा आयोग का जो गठन हुआ था वह 7 जून 1955 को हुआ था, जिसके अध्यक्ष बीजी खेर थे, अर्थात बाल गंगाधर खेर थे। अब दोस्तों ये तो हमने पॉइंट पे भी बात की है राजभाषा। अब राजभाषा के साथ साथ कौन कौन सी शब्दावली यहाँ से आपको तैयार करनी है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों टोटल जो यहाँ से आपके कुछ शब्द निकल के आते हैं, एक तो होता है दोस्तों बोली। एक जो बिंदु आपको मिलेगा वह है दोस्तों बोली। दूसरा शब्द होगा दोस्तों उपभाषा। उपभाषा। तीसरा होगा भाषा। चौथा होगा मातृभाषा। मातृभाषा के बाद होगा राजभाषा और लास्ट में होगा दोस्तों राष्ट्रभाषा। तो इन सभी बिंदुओं को हमने समझना है, जैसे हमने भी राजभाषा समझा था। तो राजभाषा के साथ साथ जो बिंदु हमें यहाँ पर पढ़ने हैं वह है आपके दोस्तों बोली, उपभाषा, भाषा, मातृभाषा, राजभाषा और राजभाषा। दोस्तों जी हम बात करें बोली की, तो बोली और उपभाषा में क्या अंतर है? तो दोस्तों सबसे बड़ा जो अंतर है बोली और उपभाषा में इनके क्षेत्रों को लेकर है, अर्थात बोली एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है और साथ ही साथ बोली में कभी भी साहित्यिक रचना नहीं होती, लिटरेचर की रचना नहीं की जाती, क्योंकि बोली का एक लिमिट दायरा होता है। जैसे मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करूं कि मध्य प्रदेश के कुछ भागों में तो निमाड़ी बोली बोली जाती है, निमाड़ी भाषा बोली जाती है। जैसे मैं बात करूं निमाड़ी का जो क्षेत्र आपका है खंडवा खरगोन साइड, वहां पर निमाड़ी भाषा बोली जाती है। मैं बात करूं आपके कुछ क्षेत्रों में बघेली बोली जाती है। कुछ जो मालवा का आपका पठार है जिसमें आपके जो जिले आते हैं इंदौर, उज्जैन, रतलाम, वहां पर मालवी भाषा बोली जाती है, मालवी बोली बोली जाती है। वहीं पर आपकी कुछ क्षेत्रों में बुंदेलखंडी बोली जाती है। इसका मतलब है कि बोली का जो क्षेत्र जो होता है वह सीमित होता है। और उपभाषा की बात करें तो जब कोई बोली विकसित हो जाती है, उसका रूप विस्तृत हो जाता है, तो वह जिस भाषा का रूप लेती है वह होता है दोस्तों उपभाषा। क्या दोस्तों, जब बोली विकसित हो जाती है, उसका क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, उसका क्षेत्र बढ़ जाता है, दायरा बढ़ जाता है, तो जो भाषा बनती है वह भाषा होती है दोस्तों कौन सी? उपभाषा होती है। अब आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि उपभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं या उपभाषा को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा 5। क्या दोस्तों, उपभाषा को 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। अगला जो पॉइंट हमारा वह है उपभाषा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो उपभाषा की बात करें तो उपभाषा को दोस्तों 5 वर्गों में विभाजित किया है। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि डिस्कस करने वाले हैं। उपभाषा को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? 5 वर्गों में। और इन 5 वर्गों के अंतर्गत टोटल कितनी बोली आती हैं? तो वह होंगी दोस्तों 17 बोली। अब यहाँ से कैसे प्रश्न पूछेंगे, तो इसके लिए मैं आपको एक कंप्लीट चार्ट हम यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके माध्यम से हम देखेंगे। तो उपभाषा को 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है और इसके अंतर्गत टोटल कुल कितनी बोलियां आती हैं? तो दोस्तों 17 बोलियां इसके अंतर्गत आती हैं। तो एक तो हम ले लेते हैं कि वर्ग, एक कॉलम ने बना लिया वर्ग, जो 5 वर्ग हमें पढ़ना है। एक कॉलम आपका होगा हमारा बोली या बोलियां,
और एक होगा आपका मुख्य क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, एक होगा आपका मुख्य क्षेत्र। अब दोस्तों जैसे हमने कहा कि उपभाषा को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, उपभाषा को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहला वर्ग जो होता है दोस्तों वह होता है राजस्थानी हिंदी का। जी हाँ दोस्तों, पहला जो वर्ग होता है वह होता है राजस्थानी हिंदी का। उपभाषा को जो 5 वर्गों में विभाजित किया है उसमें से पहला जो वर्ग आता है वह होता है दोस्तों राजस्थानी। अब बात आती है राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, तो सबसे पहले होगा दोस्तों आपकी मारवाड़ी। जी हाँ दोस्तों, इसके अंतर्गत 4 आपकी बोलियां होंगी। एक होगी मारवाड़ी, दूसरी होगी दोस्तों जयपुरी, तीसरी होगी दोस्तों मेवाती, और चौथी होगी दोस्तों मालवी। जी हाँ दोस्तों, तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियों को शामिल किया जाता है, 4 बोलियों को शामिल किया जाता है, जिसमें आपकी मारवाड़ी होगी, जयपुरी होगी, मेवाती होगी और मालवी होगी। अब बात करें मुख्य क्षेत्र की, तो नाम से इस तरह से राजस्थानी वर्ग है, तो इसका मुख्य क्षेत्र जहां पर बोली जाती है 4 बोलियां वह होगा दोस्तों राजस्थान, वह होगा दोस्तों राजस्थान। अब एक प्रश्न यहाँ से एग्जाम में पूछा गया है कि भैया पुरानी राजस्थानी भाषा को किस नाम से जाना जाता है। जी दोस्तों, पुरानी राजस्थानी भाषा को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिए जो पुरानी राजस्थानी भाषा थी दोस्तों, पुरानी जो राजस्थानी भाषा थी, इस पुरानी राजस्थानी भाषा को डिंगल के नाम से जाना जाता है। पुरानी राजस्थानी भाषा को डिंगल के नाम से जाना जाता है, और इस डिंगल भाषा का प्रयोग दोस्तों आदिकाल में किया गया था। आदिकाल में डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया था। जितने भी आपके कवि या लेखक थे उन्होंने काव्य में डिंगल भाषा का प्रयोग किया था, क्योंकि जनरली जितने राजा महाराजा थे वो राजस्थान में ही रहते थे। अगली हम बात करें इन 5 वर्गों में से जो दूसरा वर्ग आपको मिलेगा वह होगा पश्चिमी हिंदी का। जी दोस्तों, अगला जो वर्ग है वह है पश्चिमी हिंदी। अब पश्चिमी हिंदी की बात करें कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां आती हैं, तो दोस्तों यहाँ पे तो हमने देखा राजस्थानी हिंदी में टोटल कितनी बोलियां आपको मिली हैं 4। अब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत टोटल आपकी 5 बोलियां होती हैं। दोस्तों प्रश्न एग्जाम में इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि बताइए मेवाती बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आएगी, राजस्थानी के अंतर्गत होगी या पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, या फिर आगे जो वर्ग पढ़ने वाले हैं पूर्वी में होगी, या फिर बिहारी हिंदी में होगी, या फिर आपकी पहाड़ी हिंदी में होगी। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो 5 टोटल आपकी जो बोलियां होंगी दोस्तों वे 5 बोलियां, और 5 बोलियों में से सबसे पहली आपकी होगी पौरवी, या इसे ही बोला जाता है खड़ी बोली, या इसे ही बोला जाता है खड़ी बोली। अगली होगी दोस्तों ब्रज भाषा, अगली होगी दोस्तों ब्रज भाषा। तीसरी होगी दोस्तों बुंदेली। चौथी होगी दोस्तों बुंदेली के बाद कन्नौजी, और 5वीं होगी आपकी दोस्तों बांगरू। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत टोटल दोस्तों 5 बोलियां आती हैं। पूर्वी या इसी का दूसरा नाम है खड़ी बोली, और यह है ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी और बांगरू। अब बात आती है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये जो बोलियां हैं कहाँ पर बोली जाती हैं, तो यह दोस्तों इनका जो मुख्य क्षेत्र है वह है दोस्तों मुख्य क्षेत्र का उत्तर प्रदेश और हरियाणा। जी हाँ दोस्तों, मुख्य क्षेत्र की बात करें, हालांकि बुंदेली मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बोली जाती है, तो मुख्य क्षेत्र के हमने रूप में लिया है उत्तर प्रदेश और हरियाणा में ये बोलियां बोली जाती हैं। अगले वर्ग की हम बात करें तो पश्चिमी हिंदी के बाद आपको मिलेगा दोस्तों पूर्वी हिंदी। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी हिंदी।
अब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां आती हैं वो भी हम देखते हैं। तो दोस्तों पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपको 3 बोलियां मिलेंगी और इन 3 बोलियों में सबसे पहले आपका नाम है दोस्तों अवधी, दूसरा हो दोस्तों बघेली, तीसरा हो दोस्तों छत्तीसगढ़ी, तीसरा हो दोस्तों छत्तीसगढ़ी। ये 3 बोलियां आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। यदि इनके मुख्य क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों पूर्वी हिंदी आपकी बोली आती है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। इन 3 राज्यों में विशेष करके पूर्वी हिंदी बोली जाती है। अगला जो कार्यक्रम होगा दोस्तों वह होगा पूर्वी हिंदी के बाद बिहारी हिंदी। अगला होगा दोस्तों बिहारी हिंदी। अब बिहारी हिंदी के अंतर्गत भी दोस्तों 3 बोलियां आपको मिलेंगी। एक होगा दोस्तों मारवाड़ी, बिहारी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों आपको मिलेगी सबसे पहले भोजपुरी, दूसरा मगही और तीसरा मैथिली। और मुख्य क्षेत्र होगा इसका यूपी बिहार, मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार में मुख्य रूप से यह बोली जाती है। अब जैसा हमने 5 वर्गों की बात की थी तो अंतिम वर्ग जो होगा दोस्तों वह होगा पहाड़ी हिंदी, वह होगा दोस्तों पहाड़ी हिंदी। और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है वह देखिए। तो यहाँ पर 2 बोली आपको मिलेगी, एक तो होगी कुमाऊनी, कुमाऊनी और दूसरा होगा गढ़वाली, और दूसरा होगा दोस्तों गढ़वाली। तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 2 बोलियां आती हैं दोस्तों आपकी, एक होगी कुमाऊनी और दूसरा होगा गढ़वाली। गढ़वाली नृत्य भी प्रसिद्ध है आपका, किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है गढ़वाली, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब पहाड़ी हिंदी नाम से स्पष्ट दोस्तों पहाड़ी हिंदी जो आपके भारत के पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में बोली जाती है। अर्थात मुख्य क्षेत्र की भी बात करूं तो मुख्य क्षेत्र इसका होगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और होगा आपका उत्तराखंड। तो इस प्रकार हमने देखा दोस्तों उपभाषा को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। और इन 5 वर्गों के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां शामिल हैं, तो टोटल आपकी 17 है। तो 5 वर्ग में जो होते हैं आपके, एक होता है राजस्थानी हिंदी, दूसरा पश्चिमी हिंदी, तीसरा पूर्वी हिंदी, चौथा बिहारी हिंदी और 5वां होता है पहाड़ी हिंदी। बात करें इस चार्ट से एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में, तो कई बार आपसे दे दिया जाता है कि बताइए बघेली हिंदी, बघेली जो बोली है वह उपभाषा के किस वर्ग के अंतर्गत आती है, या फिर पूछ लिया जाता है कि जो मगही जो बोली है वह उपभाषा के किस वर्ग के अंतर्गत आती है। और ये 4 से 5 ऑप्शन आपके सामने मिलते हैं। टोटल 17 बोलियां आती हैं इन 5 वर्गों के अंतर्गत, यही भी पूछ लिया जाता है। जैसे हम बात करें 4 बोली यहाँ पर हैं, 5 यहाँ पर हैं, तो 5 4 9, 9 और 3 12 और 12 3 15 और 2 17। इस प्रकार उपभाषा के 5 वर्ग होते हैं और इन 5 वर्गों के अंतर्गत टोटल कितनी बोली आती हैं, 17 बोलियां आती हैं। तो फिर से अगर मैं चर्चा कर रहा हूँ, हमने देखा था सबसे बोली होती है बोली। तो बोली दोस्तों क्या होती है, बोली एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है, बोली में कभी भी साहित्यिक रचना नहीं की जाती। और जब बोली विकसित हो जाती है, उसका रूप या उसका क्षेत्र की बात करें, उसका क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, तो वह कहलाती है दोस्तों उपभाषा। अगला हम जो पॉइंट रखने वाले हैं दोस्तों, तो अगला जो दोस्तों बोली उपभाषा। अब उपभाषा के बाद तीसरे नंबर पे जो भाषा आती है वह होती है दोस्तों मातृभाषा। जो दोस्तों वह होती है मातृभाषा।
दोस्तों यहाँ पर मातृ का मतलब है माता, अर्थात जब एक बच्चे का जन्म होता है और वह बच्चा अपनी माँ के मुख से जिस भाषा का श्रवण करता है, अर्थात वह जिस भाषा को सुनता है, उसे ही मातृभाषा कहा जाता है। स्पष्ट तौर पर मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि माता के मुख से सुनी गई भाषा ही क्या कहलाती है, मातृभाषा कहलाती है। जैसे हमारी जो मातृभाषा दोस्तों कहलाती है हिंदी, हिंदी को मातृभाषा कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक लोग, अधिकांश लोग हिंदी भाषा को बोलते हैं, तो मातृभाषा हम हिंदी को मानते हैं। इसी के साथ साथ में बात करूं कि मातृभाषा के संदर्भ में दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं और मुझे भी आशा है कि आप भी मेरी पंक्तियों का इंतजार कर रहे होंगे। काफी समय से मैं आपको पंक्तियां नहीं सुना पाया हूं। तो क्या बात कर रहा था कि मातृभाषा के संदर्भ में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत खूब पंक्तियां लिखी। उनका एक दोहा है कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हृदय, मिटत न ही को मूल। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि बिना मातृभाषा या निज भाषा के उन्नति संभव नहीं है, क्योंकि यह सभी उन्नतियों का मूलाधार है। बिना निज भाषा अर्थात मातृभाषा के ज्ञान के व्यक्ति के हृदय की पीड़ा का निवारण नहीं हो सकता। इस प्रकार हमने देखा कि मातृभाषा जो होती है माता के मुख से सुनी हुई भाषा होती है। और इसी मातृभाषा की दोस्तों एक सबसे अच्छी विशेषता जो होती है वह यह होती है कि ये विचार अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम होती है। हिंदी जो भाषा हमारी जो मातृभाषा हम कह रहे हैं, मातृभाषा की सबसे अच्छी विशेषता ये होती है कि मातृभाषा विचार अभिव्यक्ति की सबसे सशक्त माध्यम होता है। और इस मातृभाषा के विकास की बात करें दोस्तों तो इस मातृभाषा का विकास आपके परिवार में होता है और समाज में होता है। मातृभाषा के विकास की बात करें तो इसका विकास परिवार में होता है और समाज में होता है। तो ये हमने देखी दोस्तों मातृभाषा। अब मातृभाषा के बाद अगली जो भाषा हमारे सामने आ रही है वह है दोस्तों राजभाषा। तो राजभाषा को हमने दोस्तों अभी डिस्कस किया था कि राजभाषा का मतलब है कि किसी भी राज्य के राजकीय कार्यों को करने के लिए या सरकारी कामकाज करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, या फिर मैं कहूँ कि किसी भी देश के किसी भी एक राज्य का कि जो प्रशासन है उस प्रशासन का जो सारा कामकाज होता है वह जिस भाषा में होता है उसे राजभाषा कहा जाता है। और भारतीय संविधान में हिंदी को किसका दर्जा प्राप्त है, वह राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। अब अगली जो भाषा दोस्तों आती है वह होगी आपकी राष्ट्रभाषा। वह होगी दोस्तों राष्ट्रभाषा। दोस्तों राष्ट्रभाषा का मतलब ही होता है कि समूचे राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा, अर्थात ऐसी भाषा जो उस राष्ट्र के सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा या अधिकांश लोगों के द्वारा प्रयोग की जाती है, बोली जाती है, वह कौन सी है दोस्तों, राष्ट्रभाषा। और हमने जैसा देखा कि हमारी राजभाषा क्या है, हिंदी है, और हमारी राष्ट्रभाषा भी क्या है, हिंदी है। तो यहाँ पर जो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दोस्तों किस दृष्टिकोण से दिया गया है, ये बोलने वालों की दृष्टिकोण से दिया गया है। क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा लोग या अधिकांश लोग हिंदी भाषा को बोलते हैं, इसलिए भारत राष्ट्र में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। किंतु भारतीय संविधान में कहीं पर भी दोस्तों हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा नाम से कोई उल्लेख आपको नहीं मिलेगा। हाँ, यदि आपके संविधान की बात करें तो संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और इसी राजभाषा की हमने बात की कि राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है, इस 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं, तो टोटल 22 भाषाओं को दोस्तों बराबर दर्जा दिया गया है। जिसमें से हिंदी की बात करें तो हिंदी हमारी कौन सी है, राजभाषा है। और राजभाषा बोलने के दृष्टिकोण से संविधान में राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है, इसका जिक्र आपको नहीं मिलता है। यदि जिक्र मिलता है तो वह राजभाषा को होता है। तो ये हमने कुछ पॉइंट हमने यहाँ पर देखे, बोली को, भाषा। अब भाषा में यहाँ पर बीच में छोड़ा है जिसको मैं अलग से चर्चा में लूंगा। और फिर हमने देखा राजभाषा और अंत में हमने देखा दोस्तों राष्ट्रभाषा। अगला जो बिंदु होगा हमारा
जिससे हमारे टॉपिक का नाम ही था दोस्तों हिंदी भाषा और व्याकरण का समान परिचय। जी हाँ दोस्तों, हमने हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा और व्याकरण का सामान्य परिचय हमने प्रारंभ किया था, जिसमें हमने सबसे पहले हिंदी पर वार्ता की, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हिंदी भाषा किस भाषा का शब्द है, ठीक है ना, हिंदी भाषा का क्या विकास क्रम रहा है। अब इसके बाद दोस्तों जो पॉइंट हमारे पास आता है वह है दोस्तों भाषा, वह है दोस्तों भाषा। अब भाषा की बात करें कि सर ये भाषा शब्द क्या है, यह भाषा शब्द कहाँ से आया है, तो दोस्तों ध्यान रहे कि भाषा शब्द की उत्पत्ति, जी हाँ दोस्तों, भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। अब सबसे पहली समस्या यहीं पर खड़ी हो जाती है कि सर ये धातु क्या होती है। तो दोस्तों जो धातु होती है ये मूल भाषा या संस्कृत भाषा में प्रयोग की जाती है। ये धातु की बात करें तो संस्कृत भाषा में प्रयोग की जाती है, अर्थात हिंदी में हम जितनी भी क्रियाएं प्रयोग करते हैं उन्हें संस्कृत भाषा में किस नाम से जाना जाता है, धातु के नाम से जाना जाता है। और हिंदी की सभी क्रियाएं संस्कृत भाषा के धातु रूप में ना प्रत्यय जोड़कर ही हुई है। क्या कह रहा हूँ कि हिंदी में हम जितनी भी क्रियाएं इस्तेमाल करते हैं वो सारी की सारी क्रियाएं दोस्तों संस्कृत भाषा के धातु रूप में यदि मैं ना प्रत्यय जोड़ दूं, यदि मैं ना प्रत्यय जोड़ दूं तो मुझे हिंदी में क्या मिल जाती हैं, क्रियाएं मिल जाती हैं। जैसे उदाहरण से हम यहाँ पर से समझेंगे, जैसे संस्कृत भाषा में हमारे पास एक धातु है चल, एक धातु है आपका पढ़, एक धातु है हमारे पास ले। अब इन सभी संस्कृत भाषा के इन धातु रूपों में यदि मैं ना प्रत्यय को जोड़ दूं तो मुझे जो मिलेगी हिंदी की क्रियाएं, अर्थात चलना, पढ़ना और लिखना। इस प्रकार हमने देखा कि भाषा शब्द कहाँ किससे मिलकर बना है, तो भाषा शब्द संस्कृत भाषा के धातु रूप भाष से मिलकर बना है। अब इसका कोई शाब्दिक अर्थ आपसे पूछे कि संस्कृत भाषा के धातु रूप भाष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो भाष का अर्थ होता है दोस्तों, शाब्दिक अर्थ की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, शाब्दिक अर्थ की यदि मैं बात करूं तो भाष का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों विचार प्रकट करना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट करना। जी हाँ दोस्तों, भाषा भाष धातु से मिलकर बना है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों विचार प्रकट करना। अब मुझे दोस्तों ये बताइए कि विचार क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, यदि हम बात करें कि विचार क्या होता है तो दोस्तों जो विचार होते हैं, जो भाव होते हैं, वे मनुष्य के मन की या मानव के मन की अध्वन्यात्मक इकाई होती है। क्या वो कह रहा हूं मैं विचार के बारे में कि विचार जो होता है वह मनुष्य के मन का या मानव के मन की अध्वन्यात्मक इकाई होती है। अध्वन्यात्मक का यहाँ पर मतलब है दोस्तों कि मनुष्य के मन का वह भाव या वह विचार जिसमें आवाज नहीं होती उसे ही हम क्या कह रहे हैं दोस्तों, विचार कह रहे हैं। तो एक लाइन में यदि परिभाषा की बात करें तो मैं कह सकता हूं कि विचार क्या है, विचार मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई, मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई है। मनुष्य यदि परिभाषा की हम बात करें तो मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई ही क्या कहलाती है दोस्तों, विचार कहलाती है। अब यहाँ पे आपको परिभाषा रटने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। जैसे हमने कहा कि विचार मनुष्य के मन का वह भाव होता है जिसमें आवाज नहीं होती, जिसको हमने यहाँ पर एक शब्द कहा है कि मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई ही क्या कहलाती है, विचार कहलाती है। अध्वन्यात्मक का मतलब है दोस्तों, अध्वन्यात्मक शब्द तीन पदों का योग है। आज तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है उपसर्ग है प्लस ध्वनि, यह संधि का उदाहरण है, ध्वनि प्लस आपका यहाँ पर एक प्रत्यय लगा हुआ है आत्मक। जी दोस्तों, अध्वन्यात्मक तीन पदों का योग है, अ धन ध्वनि धन आपका आत्मक। अब दोस्तों आ तो उपसर्ग है, हमें ये भी पता है आ उपसर्ग का अर्थ में नहीं के संदर्भ में लेता हूँ,
आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं के संदर्भ में किया जाता है और ध्वनि का मतलब किससे है, आवाज से है। और यहाँ पर आत्मक दोस्तों एक प्रत्यय है, आत्मक यहाँ पर एक प्रत्यय है जिसका अर्थ किस रूप में लिया जाता है, जिसका अर्थ लिया जाता है दोस्तों स्वरूप लिए हुए या युक्त। आत्मक का मतलब होता है दोस्तों युक्त या स्वरूप लिए हुए। हिंदी भाषा में कई शब्द आपके आत्मक प्रत्यय से बने हैं, जैसे आपने सुना होगा संगीतात्मक मतलब संगीत से युक्त, हास्यात्मक हास्य से युक्त, रक्षात्मक रक्षा से युक्त और व्यंग्यात्मक व्यंग्यात्मक आपका व्यंग से युक्त। इस प्रकार हमने देखा कि मनुष्य के मन का वह भाव जो आवाज युक्त नहीं होता, परिभाषा ध्यान दो, मनुष्य के मन का वह भाव जो आवाज युक्त नहीं होता या जो ध्वनि युक्त नहीं होता, वही क्या कहलाता है दोस्तों, विचार कहलाता है। जैसे मैं बात करूं कि इस समय आप मुझे सुन रहे हैं तो मेरे मन में क्या भाव या विचार है वह आपको नहीं पता, और आपके मन में मेरे प्रति क्या भाव या विचार है वह मुझे नहीं पता। मेरे भाव या विचार जिस साधन से जिस माध्यम से आप तक पहुंचेंगे उस साधन या माध्यम का नाम ही दोस्तों क्या है, आपका भाषा है। इसको ऐसा भी हम समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल दो व्यक्ति हैं आपका ए और बी, दो व्यक्ति हैं ए और बी। अब बात करते हैं कि ए के मन में क्या बात है वह बी को नहीं पता, और बी के मन में क्या बात है वह ए को नहीं पता। तो तब तक तो यह चीज क्या है, विचार है। अब जैसे ही ए अपने मन के भावों या विचारों को ध्वनि का रूप धारण करा देगा, आवाज का रूप धारण करा देगा, और यह ध्वनि या आवाज बी तक जिस माध्यम से पहुंचेगी उस माध्यम या साधन का नाम ही दोस्तों क्या होती है, भाषा। निष्कर्ष तौर पर हम परिभाषा के तौर पर कहें तो भाषा एक ऐसा माध्यम होती है, एक ऐसा साधन होती है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, अपने विचारों का विनिमय करता है या अपने विचारों का विमर्श करता है। उसी साधन या माध्यम का नाम क्या होता है दोस्तों, भाषा। पुनः इस सारी वार्ता को हम देख लेते हैं फिर से कि भाषा शब्द जो है दोस्तों संस्कृत भाषा के धातु रूप भाष्य मिलकर बना है। धातु का प्रयोग कहाँ पर होता है, संस्कृत भाषा में होता है। हिंदी में जितनी भी क्रियाएं हैं वो कहाँ से बनी हैं, तो संस्कृत भाषा का जो धातु रूप है उसमें भी ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो हिंदी की क्रिया बन जाएंगी। जैसे चल पढ़ लिख में यदि ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए, ये सारी की सारी संस्कृत भाषा की धातुएं हैं। इनमें ना प्रत्यय जोड़कर जो शब्द जो क्रियाएं आपकी बनेंगी, चलना पढ़ना लिखना, तो हिंदी में क्रियाएं होती हैं और इन्हीं क्रियाओं को संस्कृत भाषा में किस रूप से जाना जाता है दोस्तों, धातु के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि इस भाष शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो वह क्या होता है, विचार प्रकट करना। अब बात सबसे महत्वपूर्ण यही पर आ जाती है कि सर ये विचार क्या होता है। तो दोस्तों विचार मनुष्य के मन की आध्वन्यात्मक इकाई होती है। आध्वन्यात्मक इकाई का मतलब है ऐसी इकाई जो आवाज युक्त नहीं होती। क्या कह रहा हूं, आध्वन्यात्मक का मतलब है तीन पदों का योग है, आ प्लस ध्वनि प्लस आत्मक। मनुष्य के मन का वह भाव जिसमें आवाज नहीं होती वही दोस्तों क्या कहलाता है, विचार कहलाता है। जैसे हमने दो व्यक्तियों की बात की कि ए के मन में क्या बात है वह बी को नहीं पता, और बी के मन में क्या बात है वह ए को नहीं पता, तो तब तक तो ये चीज क्या होगी, विचार होगी। अब ए जैसे ही अपने मन के विचारों को ध्वनि का रूप धारण करा देगा, आवाज का रूप धारण करा देगा, और यह ध्वनि या आवाज बी तक जिस माध्यम से पहुंचेगी, और यह ध्वनि आवाज बी तक जिस साधन या माध्यम से पहुंचेगी उसे ही दोस्तों क्या कहा जाता है, भाषा। अर्थात भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपने विचारों का विमर्श करता है, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है या अपने विचारों का विनिमय करता है। तो ये हमने दोस्तों भाषा के संदर्भ में बात, भाषा के से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पॉइंट हमने देखे हैं।
अगला जो पॉइंट आपका आता है दोस्तों दूसरे नंबर पे भाषा के संदर्भ में कि भाषा की विशेषताएं। दूसरा जो पॉइंट दोस्तों भाषा की विशेषताएं। अब दोस्तों भाषा की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं तो उस पर हम, वैसे तो भाषा की कई विशेषताएं कई किताबों में अलग अलग प्रकार से दी गई है, किंतु भाषा की सबसे मुख्य रूप से कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं उन पर हम वार्ता करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट आता है भाषा की विशेषताओं में कि भाषा जो होती है दोस्तों वह अर्जित संपत्ति होती है। भाषा दोस्तों अर्जित संपत्ति होती है। अब दोस्तों अर्जित संपत्ति का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति भाषा को परिवार में या समाज में रहकर सीखता है या बोलता है। क्या कह रहे हैं? भाषा अर्जित संपत्ति कहने का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति भाषा कहाँ से सीखेगा? अपने परिवार से सीखता है, अपने समाज से सीखता है, अपने समाज में ही रहकर, अपने परिवार में ही रहकर वह बोलना सीखता है। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि बोलने का जो गुण होता है, जी हाँ दोस्तों, किसी व्यक्ति में बोलने का जो गुण होता है वह जन्मजात होता है। बोलने का गुण किसी व्यक्ति में जन्मजात होता है। अब बात आती है कि क्या बोलें, कैसे बोलें या किस माहौल में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करें। कई बार दोस्तों आपने देखा होगा कि जब हम अपने से बड़े लोगों के मध्य बैठे हुए रहते हैं, जो हमसे अनुभव में, जो हमसे ज्ञान में हमसे बड़े हुए हैं, तो उनके बीच बोलने के लिए हम काफी शब्दों का चयन करके बोलते हैं, काफी सोच समझकर बोलते हैं। जबकि इसी के विपरीत बात करूं, जब हम दोस्तों के मध्य में, मित्रों के मध्य में रहते हैं, तब हमारे शब्दों का रूप कुछ और होता है। यही बात करें थी परिवार की, कि परिवार के सदस्यों में हम पिताजी की बात करें कि पिताजी से बात करते हुए हम अपने शब्दों को आदर्शवादी बताते हैं, हम अपने शब्दों को इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं कि हम बिल्कुल पूर्णतः से सुधरे हुए हैं और समाज के नकारात्मक रवैये से दूर दूर तक हमारा कोई संबंध नहीं है। तो कहने का मतलब है कि भाषा जो होती है वह अर्जित संपत्ति होती है। व्यक्ति परिवार से सीखता है, व्यक्ति समाज में रहकर सीखता है, व्यक्ति समाज में रहकर बोलना सीखता है। और बोलने का गुण हमेशा कैसा होता है दोस्तों? जन्मजात होता है। दूसरी बात करें, दूसरा जो गुण होगा, जैसे हमने बात करी भाषा अर्जित संपत्ति है। अब कहाँ से अर्जित की जाती है? तो इसका आंसर आपको मिलेगा समाज से। इसका मतलब हम कह सकते हैं दूसरी विशेषता कि भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। जहाँ दोस्तों भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया कहने का मतलब है व्यक्ति समाज से सीखता है और जिसकी एक प्रक्रिया होती है। एक दिन में हम पूरी भाषा को नहीं सीख जाते, धीरे धीरे हम भाषा को सीखते हैं। अब तीसरी जो विशेषता होगी दोस्तों वह होगी अंतिम स्वरूप। अंतिम स्वरूप कहने का मतलब है कि भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यदि भाषा का अंतिम स्वरूप होता, एक पल के लिए मान लिया जाए, अभी तो हमने फिलहाल विशेषताओं में लिखा है कि भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता, और यदि मैं ऐसा कहूं कि भाषा का यदि अंतिम स्वरूप होता तो प्राचीन समय में जो संस्कृत भाषा चल रही होती दोस्तों वह आज भी विद्यमान होती। हमें हिंदी भाषा का जिक्र नहीं मिलता, हमें हिंदी भाषा पढ़ने को नहीं मिलती। कब? जब भाषा का अंतिम स्वरूप होता। किंतु हमने कह दिया है कि भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता। समय और परिस्थिति के साथ साथ भाषा नई भाषा के विकास में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात तीसरे पॉइंट को रिलेट करते हुए चौथा पॉइंट में आपसे कह सकता हूं कि भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता कहने का मतलब ये हुआ कि भाषा परिवर्तनशील होती है। मतलब समय और परिस्थिति के अनुसार भाषा में
विकास होता है। और यदि परिवर्तन भाषा परिवर्तनशील नहीं होती तो प्राचीन समय में संस्कृत भाषा का जो लौकिक रूप विद्यमान था वही रूप आज भी विद्यमान था, जबकि हमने देखा है ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाषा परिवर्तनशील होती है क्योंकि संस्कृत भाषा से पाली बनी, पाली से प्राकृत बनी, प्राकृत से अपभ्रंश बनी, अपभ्रंश से शोरसेनी बनी और शोरसेनी भाषा से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। अगला पॉइंट जो होगा दोस्तों कि मानक स्वरूप। क्या दोस्तों, मानक स्वरूप जरूर होता है। मानक स्वरूप भाषा की अभी जो विशेषता होती है कि भाषा का मानक स्वरूप होता है। मानक स्वरूप कहने का मतलब दोस्तों हर एक भाषा का अपना एक निश्चित व्याकरण होता है और हर एक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। यहाँ पर मानक स्वरूप कहने का मतलब है हर एक भाषा का अपना एक व्याकरण होता है, हर एक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। दोस्तों लिपि का मतलब उस भाषा के लिखने के संकेतों से है। जैसे हम बात करें हमारी हिंदी भाषा की लिपि कौन सी मानी जाती है, देवनागरी लिपि मानी जाती है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी मानी जाती है, गुरुमुखी लिपि मानी जाती है। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी मानी जाती है, रोमन मानी जाती है। उर्दू भाषा की लिपि कौन सी मानी जाती है, अरबी फारसी मानी जाती है। यहाँ पर लिपि का मतलब है किसी भी निश्चित भाषा को लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं उसे आपका लिपि कहा जाता है। तो यहाँ पर मौलिक स्वरूप का मतलब हो गया कि हर एक भाषा का अपना एक निश्चित व्याकरण होता है, हर एक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। अगला बात करेंगे लास्ट अंतिम जो विशेषता होगी दोस्तों भाषा की कि इसका जो स्वरूप होता है वह कठिन से सरल की ओर होता है। कठिन से सरल की ओर। जी हाँ दोस्तों, हिंदी भाषा का जो स्वरूप होता है वह कठिन से सरल की ओर होता है। कठिन से सरल की ओर का मतलब है कि जो भाषा हमने प्रारंभ से नहीं पढ़ी है वह तो हमारे लिए कठिन है। जैसे हम बात करें हमारी मातृभाषा हिंदी है, हिंदी भाषा हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आज भी पढ़ते हैं, तो वह तो हमारे लिए होगी सरल। किंतु जिस भाषा का नॉलेज हमें नहीं है, जैसे मैं बात करूं अरबी भाषा का, फारसी भाषा का, उर्दू भाषा का, तो इन भाषाओं का हमें नॉलेज नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है, तो वह तो क्या होगी कठिन। किंतु जब मैं इन भाषाओं को सीखना प्रारंभ करता हूँ, चाहे वह उर्दू हो, चाहे वह अरबी हो, चाहे वह फारसी हो, चाहे वह अंग्रेजी हो, जब इन भाषाओं का व्याकरण धीरे धीरे पढ़ने प्रारंभ करते हैं तो वह भाषा हमारी क्या हो जाती है दोस्तों, सरल हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं भाषा का जो स्वरूप होता है वह कहाँ होगा, कठिन से सरल की ओर होता है। तो ये हमने सारी विशेषताएं देखी हैं भाषा की। अगला जो पॉइंट होगा हमारा दोस्तों भाषा का विकास क्रम। तो भाषा की परिभाषा के बाद हमने देखा है भाषा की विशेषताएं। अब तीसरा पॉइंट जो आएगा दोस्तों वह होगा भाषा का विकास क्रम। भाषा का विकास क्रम। दोस्तों भाषा के विकास क्रम से मतलब है कि जब मानव में या जब एक व्यक्ति में भाषा का विकास होता है तो उसका क्रम क्या होता है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सीखने के भी कुछ सूत्र होते हैं और उन सूत्रों का भी अपना एक क्रम होता है। भाषा के विकास क्रम को ही दोस्तों भाषाई कौशल भी कहा जाता है। भाषाई कौशल भी कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर संविदा शिक्षक भर्ती वाले इस पॉइंट को काफी गहराई से समझेंगे, इस पर ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भाषा का विकास क्रम है या जिसे मैं भाषाई कौशल कह रहा हूँ, ये आपके हिंदी शिक्षण विधियों का हिस्सा है, जिसमें हम बाद में चर्चा करेंगे हिंदी शिक्षण विधियों की। फिलहाल हिंदी शिक्षण विधियों का एक जो पॉइंट हमारे सामने निकल कर आया है भाषा का विकास क्रम, या फिर कई बार आपके हिंदी शिक्षण विधियों में प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी में कितने भाषाई कौशल हैं। क्या दोस्तों यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए हिंदी में कितने भाषाई कौशल माने जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आंसर लिखा है 4। जी दोस्तों टोटल 4 कौशल होते हैं मानव में और उनका क्या क्रम होता है इसका अध्ययन करते हैं भाषा के विकास क्रम में। अब दोस्तों मानव में सबसे पहले जिस गुण का विकास होता है वह होता है दोस्तों सुनना।
जी दोस्तों, मानव में जिस गुण का विकास होता है वह होता है सबसे पहले सुनना। और सुनने का गुण दोस्तों यह जन्मजात होता है, अर्थात जब व्यक्ति का जन्म होता है तभी से यह गुण उसमें स्वयं ही उत्पन्न होता है या स्वयं ही विकसित होता है। हम किसी भी व्यक्ति में सुनने का गुण डेवलप नहीं कर सकते, सुनने को विकसित नहीं कर सकते। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सुनने का जो गुण होता है वह कैसा होता है दोस्तों, जन्मजात होता है। मानव में अब दूसरा गुण जो विकसित होता है सुनने के बाद वह होता है दोस्तों बोलना। मानव में दूसरा जो गुण होता है वह होता है दोस्तों बोलना। और बोलने का यह गुण भी दोस्तों कैसे होता है, जन्मजात होता है। सुनना और बोलना ये दो गुण ऐसे होते हैं, ये जन्मजात होते हैं। जब आपने देखा होगा एक छोटे से बच्चे का जन्म होता है तो माँ उसे अपनी गोदी में लेकर बोलती है कि बेटा पापा पापा कहो, दादा कहो, मामा कहो। और वह बच्चा क्या करता है कि कई लंबे समय के बाद उच्चारण करते करते एक बार पापा कह बैठता है, अर्थात उस बच्चे ने क्या किया है, उच्चारण का अनुकरण किया है। इसका मतलब ये है कि पहले तो उसने अपने माता के द्वारा बोले गए ध्वनि या वर्णों को सुना। इसका मतलब है सुनने का उसमें जो गुण था वह जन्मजात था। अब जो शब्द या ध्वनि उसने सुने हैं उन सुने हुए शब्दों का उसने उच्चारण किया और एक लंबे समय के बाद उसने क्या किया, बोलना प्रारंभ किया। इसका मतलब है कि मनुष्य में सबसे पहला जो गुण विकसित होता है वह सुनने का होता है, दूसरा गुण जो विकसित होता है वह बोलने का होता है, और तीसरा गुण जो मानव में विकसित होता है वह होता है दोस्तों पढ़ना। क्या दोस्तों, सुनना बोलने के बाद मनुष्य में जो तीसरा गुण विकसित होता है वह होता है पढ़ना, और चौथा गुण जो विकसित होता है वह होता है दोस्तों लिखना। इस प्रकार भाषा सीखने के लिए पहला गुण जरूरी है सुनना, फिर बोला, फिर पढ़ना और फिर क्या है, लिखना। ये क्रम भी कई बार दोस्तों पूछ लिया जाता है कि भाषा के विकास का सही क्रम क्या होगा। तो पहला क्रम होता है सुनना, फिर होता है दोस्तों बोलना, फिर होता है पढ़ना और अंत में होता है दोस्तों लिखना। इसके लिए कई बार एक ट्रिक भी बता दी जाती है दोस्तों। इन चारों विकास क्रम को याद करने की जो ट्रिक बता दी जाती है वह होती है दोस्तों सुवोपली। सुवोपली, सुवोपली का मतलब है सु से यहाँ पर होगा सुनना, वो से होगा आपका बोलना, प से होगा पढ़ना और ली से होगा दोस्तों लिखना। तो सुवोपली भाषा का विकास क्रम याद करने का सूत्र है। और इसे ही संस्कृत भाषा में, इसी संस्कृत भाषा में दोस्तों कहा जाता है श्रवपले। या कहा जाता है दोस्तों श्रवपले। भाषा के विकास क्रम को संस्कृत भाषा में जिस नाम से जाना जाता है, जिस नाम से हम याद कर सकते हैं वह होता है दोस्तों श्रवपले। तो श्रवपले का मतलब दोस्तों होता है श्रवण, श्रवण करना मतलब सुनना। वा का मतलब होता है बदन अर्थात बोलना। प का मतलब होता है दोस्तों पठन अर्थात पढ़ना। और ले का मतलब होता है लेखन अर्थात लिखना। इस प्रकार हिंदी में सुवोपली आपका चलेगा और संस्कृत भाषा में भाषा का जो विकास क्रम है वह श्रवपले होता है। श्रवपले का मतलब है श्रवण, वदन, पठन और लिखन। अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यार्थियों की बात करूं तो अंग्रेजी माध्यम वालों की बात करूं कि सबसे पहले मानव में जो गुण विकसित होता है वह दोस्तों होता है सुनना, अर्थात अंग्रेजी में बात करें तो लिसनिंग। मानव में सबसे पहले लिसनिंग का गुण विकसित होता है, फिर होता है दोस्तों स्पीकिंग का अर्थात बोलने का, फिर होता है दोस्तों रीडिंग का अर्थात पढ़ने का, और लास्ट में होता है दोस्तों राइटिंग का अर्थात लिखने। इस प्रकार अंग्रेजी भाषा की मैं ट्रिक की बात करूं तो वह बनेगी दोस्तों LSRW। LSRW यह भाषा का विकास क्रम है, हिंदी में है सुवोपली और संस्कृत भाषा में याद करने के लिए जो सूत्र है आपका श्रवपले। अब दोस्तों यदि हमें हिंदी शिक्षण विधियों की बात करूं तो हिंदी शिक्षण विधियों में
जितने भी भाषा वैज्ञानिक हुए हैं उन सभी ने हिंदी भाषा का जो विकास क्रम बताया है यही बताया है कि सबसे पहले सुनने का गुण विकसित होता है, फिर बोलने का गुण विकसित होता है, फिर पढ़ने का गुण विकसित होता है, फिर लिखने का गुण विकसित होता है। किंतु एक भाषा वैज्ञानिक की बात करूं, जी हाँ दोस्तों, एक महिला का नाम आता है मैडम मारिया मॉन्टेसरी। जी हाँ दोस्तों, मैडम मारिया मॉन्टेसरी ने यह बतलाया है कि मनुष्य में ये जो भाषा का जो विकास क्रम होता है तो जो दो गुण होते हैं सुनना और बोलना, यह तो बिल्कुल सही होते हैं, किंतु अंत के जो दो गुण होते हैं पढ़ना और लिखना, उसमें से उन्होंने 35वें नंबर पे किसको माना है, लिखने को, और चौथे नंबर पे किसको माना है, आपके पढ़ने को। तो यह आंसर आपको तभी देना है जब आपसे एग्जाम में पूछा रहे कि मैडम मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार भाषा का विकास क्रम क्या है, कब बनेगा, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, किसके अनुसार। तो यह आपका होगा दोस्तों मारिया मॉन्टेसरी। मारिया मॉन्टेसरी ने भाषा के विकास क्रम का जो क्रम बताया है वह सुनना है, बोलना, लिखना और पढ़ना बाद में। किंतु जितने भी भाषा वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने इसी रूप को बताया है और आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इस प्रकार हमने यहाँ पर देखा है भाषा का विकास क्रम। अगला जो बिंदु है, जैसे हमने आपसे कहा था कि हमने जो हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण प्रारंभ की है, उसका टॉपिक है आपका हिंदी भाषा और व्याकरण का सामान्य परिचय। दोस्तों हम हिंदी पर चर्चा कर चुके हैं, हम भाषा शब्द पर चर्चा कर चुके हैं। अंतिम पॉइंट जो हमारा आ रहा है दोस्तों वह है दोस्तों व्याकरण। ठीक है दोस्तों, अंतिम पॉइंट हमारे पास जो आ रहा है वह है दोस्तों व्याकरण। अब बात करते हैं कि सर ये व्याकरण शब्द क्या होता है। तो पहला मैं पॉइंट की बात करूं कि व्याकरण का जो शाब्दिक विच्छेद होता है, व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद की बात करूं तो व्याकरण दोस्तों 3 पदों से मिलकर बना है। वि धन आ धन करण। ये शाब्दिक विच्छेद की बात करें तो व्याकरण 3 पदों से मिलकर बना है, वि धन आ धन करण। अब हम सभी को दोस्तों पता है कि यहाँ पर वी और आ तो क्या है, अपने आप में उपसर्ग है। वी और आ तो अपने आप में क्या है दोस्तों, उपसर्ग है। और करण का मतलब होता है दोस्तों साधन या माध्यम। करण का मतलब होता है साधन या माध्यम। करण का मतलब होता है दोस्तों साधन या माध्यम। इससे आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।